हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीर सईद स्वागत करता हूं आपको आज के इस सेशन में। आज NIOS स्पेशल क्लास 10th हिंदी मीडियम। आज हम मॉड्यूल 3 अध्याय 10 बल तथा गति के नियम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं एक टीचर हूं और मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूं और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं या तो मेरे समझाने में गलती है या तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि बेसिक के साथ साथ इंटरटेन करके आपके माइंड तक चीज़ों को पहुंचाते हैं, क्योंकि जो आपका दिमाग है वो तभी एक फ्लो में सीख पाता है जब कुछ ना कुछ इंटरटेन हो पाता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है हर वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ स्टोरी के जरिए कुछ मज़ेदार कंटेंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं, कुछ ट्रिक्स के जरिए, ताकि आपका ये सिलेबस उबाऊ ना लगे। दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है, हमें भी आगे निकलना होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बल तथा गति का नियम। देखिए, ये है अध्याय 10 और ये चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। देखिए, बल तथा गति के नियम जानने से पहले आपको यह समझना होगा बल किसे कहते हैं। भाई, बल किसे कहते हैं? बल मतलब क्या होता है? फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो बल का मतलब होता है, आम भाषा में भी हम जानते हैं, किसी पे फोर्स करना। कहते हैं अच्छा वो बहुत फोर्स कर रहा था। बोलते हैं ना कि भाई हम वहाँ पर कोई सामान खरीदने के लिए गए, बहुत फोर्स कर रहा था। जो कपड़ा निकालता था, जो कपड़ा हम छूते थे, वो दुकानदार कहता था वाह मस्त, एकदम हीरो लगेंगे आप, तो एकदम गजब लगेंगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था वो। तो फोर्स वो अलग फोर्स होता है, लेकिन यहाँ भी फोर्स का मतलब वही है। फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा एक्सटर्नल यूनिट, एक ऐसा एक्सटर्नल क्वांटिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे लगता है तो किन किन चीज़ों में बदलाव करता है। देखिए, सबसे पहले बल होता क्या है इसको समझते हैं। साइंस की भाषा में बल का मतलब होता है धक्का देना या खींचना। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपको। धक्का देना या खींचना, इन दोनों को ही हम लोग फोर्स कहते हैं। क्योंकि किसी चीज पे आप जब धक्का देते हैं ऐसे करके, धक्का कहाँ कहाँ धक्का आता है, हाँ? लाइन लगता है तो वहां पीछे से धक्का देते हैं। या खींचने का मतलब किसी चीज को खींचना होता है तो खींचते हैं। तो कहते हैं धक्का देना या खींचने को हम लोग बल कहते हैं। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? तो बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये इसका एसआई मात्रक होता है। तो न्यूटन इसका एसआई मात्रक है, एफ इसका संकेत है, एफ से इसको संकेत करते हैं। अभी और डिटेल जानेंगे भाई, थोड़ा सा शब्द रख लीजिए। तो धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। देखिए, नोट्स आपके लिए जो है मैं बना चुका हूं। हालांकि ये सीबीएसई का नोट्स है, लेकिन यही नोट्स आप में भी काम करेगा। थोड़ी कुछ चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं बल क्या क्या करेगा, मतलब बल का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, बचपन में आपने जो है देखा होगा कि खेलते हैं बच्चे, जब माँ आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए तो बोलते मम्मी, ये मम्मी दो ना थोड़ा सा दे दो ना, खेलेंगे, थोड़ा सा दे दो ना। तो वो उसे कभी छिपकली का आकार बनाते हैं, कभी उसे सांप बनाते हैं, कभी कई बच्चे मूंछ बना के यहाँ लगाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, वहाँ पर हम बल लगाते हैं। तो बल लगाने से क्या हमें पता चलता है? बल लगाने से उस सबसे पहले तो उसका आकार और आमाप में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि आकृति में बदला जा सकता है। तो आकृति और आमाप में बदलाव आ सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी चीज़ हम खेलते हैं, फुटबॉल में हम पैरों से बल लगाते हैं ना बॉल पे। और क्रिकेट में क्या करते हैं? बैट से हम गेंद, मतलब गेंद आती है तो टक्कर किससे होता है? बैट से होता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं? हम ये चीज़ देखते हैं कि बल लगाकर हम किसी वस्तु को, विराम वस्तु को गति में ला सकते हैं या गतिशील वस्तु को विराम में ला सकते हैं। दूसरी बात, उसके दिशा को बदल सकते हैं। देखिए, बॉल आ रहा है सामने से तो बॉल सीधा आ रहा है, ये बॉल सीधा आ रहा है, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो डिसाइड करता है कि किस दिशा में उस बॉल को मूव करना है, पीछे की ओर या आगे की ओर या बाउंड्री पार करना है। तो आप जब क्रिकेट के मैच को देखते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या होता है? बल लगता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से उनका बहुत ज़्यादा फेमस था, महेंद्र सिंह धोनी का। वो मूवी भी आपने देखी होगी। तो सुशांत सिंह राजपूत बेचारे अब नहीं रहे जिन्होंने इस पर मूवी बनाई थी। तो उन्होंने उसमें दिखाया है किस तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में। तो उसमें आपने देखा होगा उसमें बल ज़्यादा लगाना है।
आपने देखा होगा इतना बल लगाते हैं, या मेरा एक दोस्त था, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो वो थोड़ा हेल्दी था, तो वो उसका जो छक्का होता था इतनी दूरी पे जाके गिरता था कि मतलब एक बार छक्का उसका लग गया तो फिर हम लोग परेशान हो जाते थे, क्योंकि फील्ड तो होता नहीं था, गांव में खेत ही खेत होते हैं, तो कभी नहर हो गया, कभी कुछ हो गया, और ढलान हो गया, तो बॉल कभी कभी बहुत दिक्कत होता था ढूंढने में। तो इस तरीके से बल क्या कर सकता है, बल जो है एक गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है, विराम वाली वस्तु को गति में ला सकता है, इसकी दिशा बदल सकता है। जी हाँ, दिशा बदल सकता है, चाल भी बदल सकता है। चाल कैसे बदल सकता है, एक फुटबॉल है, वो फुटबॉल जो है मान के चलिए वो मतलब जमीन पे लुढ़क रही है, चल रही है, आपने एक पैर लगा दिया, एक पांव लगा दिया, मतलब आपने बल लगा दिया, उसकी चाल और बढ़ गई। तो इस तरीके से बल के बारे में कोई विशेष चीजें नहीं है। तो अगर मैं बल के प्रभाव के बारे में बात करूं तो यहां पर मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं कि क्या क्या बल का प्रभाव होगा। क्या होगा बल का प्रभाव? नंबर 1, बल क्या करेगा, तो बल किसी भी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, या हम बोल सकते हैं विरामावस्था वाले वस्तु को गतिशील कर सकता है। अरे सर मजा आ गया, तो गतिशील कर सकता है, बिल्कुल गतिशील कर सकता है जी। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन में रेस्ट में ला देगा। अरे आगे बात किया जाए और मजा आने वाला है। ये किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है, मैं शॉर्ट थोड़ा लिखता हूं, चाल में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है, और क्या कर सकता है, तो आकृति और आमाप में परिवर्तन कर सकता है। तो मुझे आ गया, इसको रटने वाली बात नहीं है, कौन रटेगा। अरे तो मजेदार है, इसमें कुछ छूटा भी नहीं, 5 चीजें हो गई, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया आपको। इसमें क्या रटना है आपको, गतिशील को विरामावस्था में ला सकता है या विरामावस्था को गति में ला सकता है, चाल में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है, आकृति और माप में परिवर्तन कर सकता है, ब्ला 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 ब्ला। रटना बिल्कुल नहीं इनको, ये आपको खुद ही सीखना है और खुद ही दिमाग लगाना है। देखिए साइंस में ना, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। जब आप साइंस को सीखते हो तो मेरा एक हम 3 दोस्त हैं, थे नहीं हैं, 3 दोस्त हैं। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे अपने 10th क्लास की बोर्ड की तैयारी करते थे, तो जो मेरा एक दोस्त था वो ज़्यादा स्मार्ट बनता था। ज़्यादा स्मार्ट का मतलब क्या करता था वो, कि वो ऊपर की ट्रिक वगैरह देख लिया, चीज़ों को समझ लिया, कर लिया, बस यही करता था वो, दिमाग स्मार्ट ज़्यादा करता था वो। और एक जो दोस्त था वो हार्ड वर्किंग करता था, मतलब वो दिमाग कम लगाता था, वो रटने की कोशिश करता था। जैसे कि अब मैंने 5 चीज़ें लिखी हैं, तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं लाइनों को रटा जाए, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। बाकी हिंदी हिंदुस्तान की अपनी भाषा है, प्यारी भाषा है, मधुर भाषा है, बेहतर जानते हैं। मैं कहता हूं साइंस को आप समझिए, साइंस विज्ञान समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, जो मैं करता था। मैं स्मार्ट काम भी करता था और साथ में हार्ड वर्क, यानी कि मुझे लगता था अगर मुझे कोई चीज याद हो गई है, या मुझे कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करता था। और अक्सर बायोलॉजी के टेस्ट में या अदर पेपर में मेरे कुछ मार्क्स कम आते थे, और मेरा एक दोस्त था टेस्ट में, ट्यूशन में उसका नंबर ज़्यादा आता था। रीजन ये था कि वो रट कर आता था, और रट कर आता था तो हूबहू वही चीज़ें लिखता था जो टीचर लिखवाते थे आंसर, लेकिन मैं समझ के जाता था। अब जैसे हिंदी का पेपर है तो मैं हिंदी को रटता ही नहीं था, मैं क्या करता था, स्टोरी पढ़ लिया और मतलब टेस्ट से आधा 1 घंटा पहले मैंने आंसर्स को देख लिया, कहानी दिमाग में सेट है, आया मैंने अपने मन से लिख दिया। तो टीचर मजबूरी में ज़्यादा नंबर तो नहीं काट पाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत काट लेते थे। पर मैं ये समझता था कि कोई नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो मेरा ही झिंगा लाला हो होने वाला है। और सच में मैं सेकंड टॉपर रहा, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा आया। तो ये चीज़ें रही कि आपको आगे तक काम करता रहा। आज आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, इसी कारण पढ़ा भी रहा हूँ। तो अंडरस्टैंड करना, दिमाग की आपकी जो बंद दरवाजा उसको खोलिए थोड़ा सा। तो ये कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है। आगे जानते हैं कि क्या होता है संतुलित बल और क्या होता है असंतुलित बल, क्योंकि संतुलित और असंतुलित बल के बारे में जानना बहुत जरूरी है और ये आपको आगे भी काम करेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड संतुलित या असंतुलित बल।
संतुलित बल, संतुलित संतुलित बल। आइए, संतुलित बल क्या होता है जी? संतुलित बल पधारिए और हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा अपनी पहचान बताइए, आप कौन हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका नाम है संतुलित बल। और संतुलित बल का मतलब होता है संतुलन बना के रखना। संतुलन का मतलब होता है कि जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लग रहा है, उसको बोलते हैं संतुलन। संतुलन का मतलब होता है कि देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे रस्सी वाला खेल आपने देखा होगा। रस्सी वाले खेल में क्या होता है, मान के चलिए तीन लोग इधर हैं और 3 लोग इधर हैं, ठीक। और वो क्या होता है, एक दूसरे को खींचते हैं, खींचते कि नहीं खींचते हैं। अब इसमें यह देखा जाता है कि किधर की पार्टी, यानी कौन सी टीम मतलब इधर की मान लो टीम ए है और इधर वाली टीम बी है। रस्सी एक ही मोटी सी है, इधर 3 लोगों ने पकड़ रखा है, इधर 3 लोगों ने पकड़ रखा है। तो आप इससे बेहतर समझ पाएंगे कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। तो ऐसे करके संतुलित है, इधर वाला खींच रहा है ऐसे करके, है ना, पहले ये इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, और उधर 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 खड़ा है और खींच रहा है ऐसे करके, ठीक। तो अभी स्थिति समझिएगा, वैसी स्थिति जिसमें कि ये अपने स्थिति पर है, वो भी अपनी स्थिति पर है, यानी जितना बल ये लगा रहे हैं इधर की ओर, उतना ही बल वो लगा रहा है उधर की ओर। इस तरीके से देखिए, अगर ये रस्सी है, ये पॉइंट मान लेते हैं, रस्सी का पॉइंट है ये, तो अगर कोई इधर बल लगा रहा है और इधर बल लगा रहा है, मान के चलिए इधर लग रहा है 2000 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 2000 न्यूटन, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको बोलेंगे संतुलित बल लग रहा है, यानी जितना इधर लग रहा है उतना इतना इधर लग रहा है। लेकिन किसी न किसी को तो जीतना होता है, कहता है ए भैया सुनिए ना, अरे बढ़िया से पकड़िए ना महाराज, कैसे आप पकड़ते हैं जी, एकदम गजब पकड़ते हैं आप, थोड़ा सा बढ़िया से पकड़िए, उन लोगों को हराना है ना। तो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। तो आपने देखा होगा पाँव को जमीन पर टिकाना पड़ता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह का बैलेंस रखता है, वो आपके शरीर का बैलेंस रखता है। तो उसके बारे में हम आगे घर्षण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जमीन बर्फीला मैं दे दूं, मिट्टी ना दे के बर्फ दे दूं, तो मुझे लगता है टीम ए भी गिरेगी या टीम बी भी गिरेगी, खड़ा हो ही नहीं पाएगा, फिसल जाएगा, उसको घर्षण का बल कहते हैं। हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इधर से खींच रहा है ऐसे करके, और इधर वाला ऐसे करके ऐसे करके खींच रहा है। अरे सुनते यार, बढ़िया से खींचो नहीं यार, वो लोग जो है जीत जाएगा ना, बढ़िया से खींचो एकदम से। तो दोनों अपना अपना बल लगाने की कोशिश करते हैं। जिसका बल ज्यादा हो गया, जिसका बल ज्यादा हो गया, उधर की ओर ये चीजें, उधर की ओर चीजें ऐसे हो जाएगी, और ये वाला हिस्सा जो है कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को नीचे गिरेंगे या जो भी होगा, तो उसको बोलेंगे असंतुलित बल। तो आम लाइफ में आप मुझे बताइए, संतुलित बल हो रहा है या असंतुलित बल हो रहा है? तो देखिएगा, समझिएगा, जिंदगी में आपके जितने भी काम हो रहे हैं, जिंदगी में जितने काम हो रहे, चाहे वो गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप पैदल चलते हैं, या आप कोई सामान को लेकर जाते हैं, या कुछ भी आप करते हैं, या एरोप्लेन उड़ता है, या कुछ भी होता है, गाड़ियां, कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, XYZ कुछ भी, या जो मैं मार्कर भी लिख रहा हूं ना यहां पर, ये सब के सब असंतुलित बल है, संतुलित बल नहीं है। क्योंकि संतुलित बल में ना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। संतुलित बल में तो क्या हो जाता है, दोनों तरफ बराबर होता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, 2 स्थितियां होती है संतुलित बल का, मैं आपको बताऊंगा अभी। संतुलित बल में 2 स्थितियों में संतुलित बल उत्पन्न होता है। वो कौन कौन सी स्थिति है? पहली स्थिति तो ये होती है कि वस्तु विरामावस्था में रहे, यानी वो रुका हुआ, यानी संतुलित है। और एक स्थिति और है जहां संतुलित बल होता है, उस स्थिति को हम न्यूटन के दूसरे नियम में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा यह समझ लेते हैं। तो ये संतुलित बल है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं संतुलित बल का। देखिए, ये बॉक्स यहां पर रखा हुआ है, ये बॉक्स यहां रखा हुआ है यहां पर, तो यहां ये बॉक्स रखा हुआ है, इसका मतलब यहां भी संतुलित बल है। संतुलित बल किसे कहते हैं? देखिए, यहां पर ये जो धरती है, ये धरती है, ये वाला जो है, यहां मान लीजिए सेंटर, मान लीजिए ये धरती ऊपर की ओर इसको फोर्स लगा रही है, मान चलिए एन लगा रही है, ऊपर की ओर ऐसे दे रही है, और नीचे धरती भी इसको खींच रही है, ऐसे धरती भी खींच रही है mg से। इसका अगर द्रव्यमान कैपिटल M है तो mg से नीचे खींच रही है इसको। अब आप पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में एक फोर्स होता है जो mg होता है। मान चलिए मैं धरती का F लिख देता हूं, केवल चलिए F लिख देता हूं, F, ये धरती नीचे खींच रही है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए वो टिका हुआ है। अगर पता है, अगर यहाँ पर कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण जो खींच रही है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो चपटी हो जाएगी, चिपट जाएगा। हम लोग जो चलते हैं ना, हम लोग कैसे चलते हैं? देखिए हम लोग कैसे चलते हैं। देखिए, किसी चीज़ को अगर आप अपने थैले में उठाते हैं, कोई थैला अगर उठाते हैं, तो थैला जो उठाते हैं, अगर आप थैला उठा रहे हैं, जितना उसका वजन है तो उतना ही आपको उठाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान के चलिए कि उसका वजन 10 kg है, समझिएगा, उसका वजन 10 kg है और g का मान 10 होता है। अभी एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, F बराबर ma होता है। आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना मुझे पढ़ाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। फर्स्ट माँ, पहले माँ आएगी, है ना, लेकिन आजकल के लड़का लोग तो क्या है,
पहले बहुरिया आएगी, लेकिन नहीं, ये कहता है फर्स्ट मान न्यूटन ने दिया था। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ये जो धरती किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, किसी भी वस्तु को, जैसे ये मान के चलिए यहाँ पर कोई वस्तु इसको कोई खींच रहा है, तो स्मॉल जी से खींचती है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि कोई थैला है, इस तरह से कोई थैला है, ये थैला का वजन जो है 10 kg है, तो m कितना हो गया 10 kg, और g कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पर जो धरती नीचे की ओर फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी, F = mg। mg का मतलब कितना 10 kg मल्टीप्लाई आप देख लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये लगा दिया 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का बल ये धरती इसको नीचे खींच रही है। अब आप गए वहां पर, ए थैला हमारे हाथ नहीं आओगे क्या, थैला को ऐसे उठाया। अब समझिएगा धरती कितना से नीचे खींच रही है उसको, 100 न्यूटन से खींच रही है। कितना से खींच रही है, 100 न्यूटन से खींच रही है उसको। तो धरती अगर उसको 100 न्यूटन से खींच रही है, और वो थैला जो है ऐसे करके जमीन पे देखिए यहाँ रखा हुआ है, ये थैला जमीन पे ऐसे करके यहाँ रखा हुआ है, तो धरती अगर इसको 100 न्यूटन से खींच रही है, तो इस थैले के ऊपर भी 100 न्यूटन का एक बल लग रहा है, तभी ये संतुलित है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तभी ये संतुलित है। एक ऊपर भी इसका एक बल लग रहा है यहाँ पर 100 न्यूटन का, तभी ये संतुलन में है। अब यदि आप चाहते हैं, इस थैले को उठाना चाहते हैं, आप आए और हमने कहा ये थैला हम तुमको उठाएंगे, ऐसे करके आओ ना, तुम्हें उठाते हैं, तो उठाने का मतलब समझते हैं, ये थैला कहेगा कि 100 न्यूटन से ज्यादा बल लगा सकते हो तो मुझे उठा सकते हो, और अगर 100 न्यूटन से कम बल तुम्हारे पास है तो तुम मुझे नहीं उठा सकते हो। आपने देखा ना, कुछ बच्चों को आप बड़े आसानी से गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि उनका मास क्या होता है, कम होता है। जी की वैल्यू तो वही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान के चलिए अगर 10 किलो का बच्चा है, उसको आप गोद में उठाते हैं, तो 100 न्यूटन नीचे खींच रहा है, तो आपको ऊपर की ओर कितना लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा, मान के चलिए कि आप 200 न्यूटन लगाते हैं तो बड़े आराम से बच्चे गोद में उठा लेंगे। आपके पास मान चलिए 150 न्यूटन है तो उठाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठाएंगे, आपको भारी भारी सा लगेगा। आप समझिएगा इसको। अब मान के चलिए आपने लगाया 80 न्यूटन और नीचे धरती खींच रहा है 100 न्यूटन, बोले वाह बेटा तू ऐसे उठा लेगा। ऊपर थैला रखा हुआ है और नीचे धरती ऐसे खींच रही है, ऐसे करके ये थैला रखा हुआ है, धरती ऐसे खींच रही है 100 न्यूटन से। आप आए ऊपर से, कहें हम थैला लेके जाएंगे, और थैला कितना न्यूटन नीचे खींच रहा था, धरती उसको 100 न्यूटन से खींच रहा था। धरती कहेगी अच्छा बेटा तू लगाएगा 80 न्यूटन और तू इसको उठा लेगा, उठा ही नहीं पाएगा। अब मान के चलिए कि 100 न्यूटन 10 केजी का, आपने देखा होगा ना, आप 4 साल के बच्चों को कहिए, 4 साल के बच्चे कहिए 10 केजी का थैला उठाने के लिए, वो नहीं उठा पाता है। क्यों नहीं उठा पाएगा, 5 साल का बच्चा भी बड़ी मुश्किल से उठा पाएगा। वैसे तो उठा लेते हैं, मतलब भारी उसे लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो जो बच्चा बल लगा रहा है ना ऊपर की ओर, जो बच्चा बल लगा रहा है ऊपर की ओर, वो 100 न्यूटन से कम लगा रहा है, तो बड़ी मुश्किल से वो उसको उठा पाता है, बड़ी मुश्किल से उठा पाता है। लेकिन आप 100 न्यूटन से ज्यादा बल लगा देते हैं, इसलिए आप जाते हैं टपाक से उठा लेते हैं। और अगर मैं यहीं पर 10 न्यूटन की जगह पर कर दूं 50 केजी, 50 केजी का कट्टा कर दूं मैं यहाँ पर, और उसके बाद में जरा उठाइए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप नॉर्मल अगर काम करते हैं तब तो उठा लेंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली 50 केजी का वजन उठाने का मतलब होता है कि जब हम ऐसे 50 केजी की चीज उठाते हैं, ऊपर से ऐसे करके उठाते हैं, तो इसको उठाने का मतलब समझते हैं आप। इसको उठाने का मतलब है कि 50 केजी का मतलब पता क्या हुआ, अगर ये m बराबर 50 केजी में ले रहा हूं, तो 50 × 10 यानी 500 न्यूटन का बल धरती नीचे की ओर खींच रही है इसको। ये मैं लिख देता हूं, धरती गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, 500 न्यूटन से खींच रही है, गुरुत्व बल लगा रही है। अब आप गए और आप कहें कि हम उसको उठा लेंगे, कैसे उठा लेंगे, कहेगा तुम्हारी औकात है पहले उठाने की, पहले 500 न्यूटन से ऊपर लेके आओ, पहले बढ़िया से शरीर खा पी के बना के आओ, ऐसे आगे मुंह उठा के बनाने के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है, मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा था संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। तो जब तक वस्तु विरामावस्था में होती है वो संतुलित होता है। एक स्थिति और है जब वहां पर जो है बल है वो क्या होता है, संतुलित होता है। तो ओवरऑल आप एक चीज पहले नोट कर लीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर इधर F1 बल लग रहा है और इधर F2 लग रहा है, मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, अगर F1 लग रहा है इधर F2 लग रहा है, तो F1 यहाँ में सदिश राशि है, बल क्या होता है, सदिश राशि होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल एक सदिश राशि होता है, यानी इसके पास दिशा होता है, एक सदिश राशि दिशा है। तो अगर इधर की ओर F1 लग रहा है, इधर की ओर F2 लग रहा है, एक मंत्र देने जा रहा हूं भौतिकी में, इस मंत्र को आपको दिमाग में सेट करना है, क्योंकि ये वाला मंत्र आपको इस चैप्टर में भी काम आएगा और गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में भी काम आएगा। समझिएगा क्या मंत्र है।
मैं इसको यहाँ पर अब विजुलाइज कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा हाथ आप ले रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ। अब इस पॉइंट के अगर ये कोई वस्तु है जिसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये मार्कर है, मैंने इसको ऊपर की ओर ऐसे फेंका, तो इस फेंक रहे हैं, ये कौन से लाइन में काम कर रहा है, इस वाले लाइन में काम कर रहा है। तो इस वाले लाइन में काम कर रहा है तो हम इस लाइन की बात नहीं करेंगे, ना ही हम इस लाइन की बात करेंगे। तो जब हम इस लाइन की बात करेंगे तो दो स्थितियां पैदा होती है, एक या तो जब वो ऊपर की ओर जा रहा हो, पहली स्थिति, दूसरा दिशा कौन सा है, एक दिशा तो ऊपर की ओर हो गया और दूसरा दिशा कौन सा हो गया, नीचे की ओर हो गया। यानी हमारे पास दो दिशाएं हैं जहां पर हम गति करवाएंगे, गति होगा। तो दो दिशाओं को आपको डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना होगा, तो भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर प्लस और माइनस दिशा बताते हैं। क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपसे बोलूं कि जो ऊपर की दिशा है, जो ऊपर की दिशा है वो प्लस है, तो ऑटोमेटिक नीचे का दिशा माइनस हो जाएगा। ऐसा ग्राफ में भी आप देखते हैं कि ऊपर वाला लाइन जो है अगर प्लस होता है तो नीचे वाला लाइन माइनस होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है किसी चीज को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं यहाँ पर, तो अगर ये समझिए जब हम ऊपर की ओर ये वाला प्लस लेते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे की ओर वाला कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या जब हम इधर की ओर प्लस लेते हैं तो ऑटोमेटिक इधर की ओर माइनस हो जाएगा। वैसे कोई पाबंदी नहीं है कि ना तुम इधर ही प्लस मानोगे, तुमको नीचे नहीं प्लस मानना, कैसे मानोगे तुम, ऐसा नहीं है। आप नीचे भी प्लस मान सकते हैं और ऊपर भी प्लस मान सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली साइंस में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, ऐसा होता है कि ऊपर की दिशा को प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस, इधर वाले को माइनस, ये ऐसे ही सारे सॉल्यूशन किए जाते हैं। ग्राफ भी ऐसा ही काम करता है। आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ ऐसा ही होता है। देखिए ऐसा ग्राफ होता है, ये वाला बाई होता है, ये माइनस बाई होता है, ये एक्स होता है प्लस में, ये माइनस एक्स होता है। तो ग्राफ भी इसी पे काम करता है। तो कहने का मतलब है आपको दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ प्लस माइनस वो नहीं बताता, यहाँ प्लस माइनस दिशा का ज्ञान देते हैं। तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दो, यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ F1 है, इधर क्या है F2 है। तो जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो एक हो जाएगा F1 और प्लस में एक हो जाएगा माइनस F2, एक हो जाएगा माइनस F2। चलिए F1 F2 हटा दीजिए, खाली F रखता हूं मैं, F1 F2 हटा दीजिए, खाली F रखता हूं मैं। तो ये F और इधर माइनस F, यानी इसका जो आएगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो संतुलित बल होता है उसका जो परिणामी बल होता है, एक शब्द बोल रहा हूं परिणामी बल, ये है परिणामी बल। परिणामी बल का मतलब परिणाम, रिजल्ट। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो परिणामी कहलाएगा। तो आप जितना भी बल लगा रहे हैं वो परिणामी बल क्या आएगा वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। तो ये बोलते हैं, तो संतुलित बल का मतलब है जहां पर परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। मैं यहां लिख देता हूं F परिणामी, जो F परिणामी बल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि F परिणामी बल क्या होता है जी, शून्य होता है। अब आप दिमाग जरा गौर से लगाइए, ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, न्यूटन के सेकंड नियम में आता है, मैं उस पर भी आऊंगा, बड़े मजेदार स्टोरी से बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। तो F बराबर m में हम फॉर्मूला जानते हैं, F और m और a यानी कि किसी के भी द्रव्यमान में उसके त्वरण से गुणा कर दिया जाए तो बल के बारे में हमें पता चल जाता है। तो जब F0 कब होगा, क्या क्या कंडीशन है F0 होने का, तो देखिए F दो स्थितियों में जीरो होगा। एक तो केस वन जब वस्तु जो है विरामावस्था में हो, क्योंकि जब विरामावस्था में रहेगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि u और v दोनों ही जीरो होगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाई टी, यानी जीरो माइनस जीरो बाई टी, तो जीरो आ गया। और a बराबर m a होता है तो m इंटू जीरो यानी जीरो आ गया। तो ऐसे कंडीशन में जब वस्तु विरामावस्था में पड़ी हो तब उस कंडीशन में जो है संतुलित बल होता है, यानी कि परिणामी बल शून्य होता है। दूसरा स्थिति ये है, केस 2 ये आता है कि जो एक समान गति में हो। एक समान गति समझते हैं आप, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था। एक समान गति का मतलब होता है कि यहाँ भी u, यहाँ भी u, यहाँ भी u, यानी u और v दोनों ही बराबर हो गए। यहाँ पर भी मैं चल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर भी मैं चल रहा हूँ 20 मीटर प्रति सेकंड से, यहाँ भी मैं चल रहा हूँ 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो मेरी तीन स्थितियाँ हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। A वाला यहाँ पर मेरा जो वेग है या चाल, जो भी आप कहेंगे, दिशा के साथ बोलूंगा तो वेग, और खाली उसका रिजल्ट बोलूंगा, यानी उसका जो परिमाण बोलूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जब मैं निकालूंगा त्वरण तो मुझे ये पता चलेगा कि A इज इक्वल टू होगा v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस वी बाई टी, मतलब जीरो। तो ऑटोमेटिक हो गया m इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो।
तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। अब तक तो हम यही समझ रहे थे कि कोई वस्तु अगर विराम में रुका हुआ होगा, शांति से ऐसे करके बैठा हुआ है, वही होगा आपका संतुलित बल। लेकिन यहां तो सर आपने गजब बता दिया। आपने बता दिया कि एक समान गति से यदि कोई गति कर रहा है, एक समान गति से कर रहा है, यानी एक समान चाल है, एक समान वेग है, तो उसका भी टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बिल्कुल नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, उसका संतुलित बल कहलाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है W इंटू ऐसे, वर्क होता है F इंटू एस, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। यानी जब किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं ऐसे करके, जब बल लगाते हैं, तो बल तो लगना ही चाहिए, साथ में कुछ दूरी भी होना चाहिए। एस मतलब दूरी, जो आप पढ़े होंगे, और एफ मतलब बल, और ये होता है कार्य। तो कार्य, साइंस में कार्य कब माना जाता है? जब बल भी लगना चाहिए और दूरी भी होना चाहिए। हालांकि ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अब देखना पड़ेगा आपके सिलेबस में है कि नहीं है, फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको जानकारी के लिए कि ये है कार्य। W बराबर एफ एस फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर मैं किसी बक्से पर धक्का लगाता हूं और खूब मेहनत करूं, ये धक्का लगा रहे हैं, ये धक्का लगा रहे हैं, ये धक्का लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो हिल ही नहीं रहा है और मैं खूब थक गया, अरे यार मैं तो थक गया, अब क्या करूं एकदम से। इसका मतलब ये हुआ, आप कहें, मैं तो कहूंगा मैंने बहुत काम कर लिया, लेकिन वो पता साइंस क्या कहेगा, कुछ नहीं काम किए हो। क्यों नहीं काम किए हो? तुमने बल तो लगाया, तुमने बल लगाया, लेकिन जिस वस्तु पे बल लगाया उसमें दूरी ही नहीं हुआ, और दूरी नहीं हुआ, दूरी जीरो है, तो बल में से जीरो गुना करोगे तो कार्य जीरो आएगा। तुमने कार्य किया ही नहीं। कहेंगे अच्छा हमने कार्य नहीं किया, और आप तो खूब मेहनत कर रहे हैं। और मजे की बात पता है क्या है? जो मैं बक्से को धक्का दे रहा था, जो भारी बक्सा था जिसको मैं धक्का दे रहा था, वो पता है वहां भी संतुलित बल लग रहा था। कैसे लग रहा था? तो मैं धक्का दे रहा था इधर की ओर, और जमीन और बक्से के नीचे एक बल लगता है जिसको बोलते हैं घर्षण का बल, वो लग रहा था उल्टा, मेरी तरफ लग रहा था। तो अब उसका कुछ ना कुछ मात्रा होता है। मान के चलो वो 500 न्यूटन लग रहा होगा, सपोज करो वो 500 न्यूटन लग रहा होगा, और मैं 500 न्यूटन ना लगा पा रहा हूं, तो शायद इस वजह से मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन नीचे संतुलित बल लगने की वजह से जो है क्या हो रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी मैं काम कर ही नहीं रहा हूं। समझ में आ गया यहां पे? या आप कह सकते हैं कि F यहां पर जीरो हो रहा है, यानी यहां पर F जीरो कर दे और S कर दे, यानी कि मैं अपने सर पर एक कट्टा ले लूं, या एक बैग ले लूं, अपने पास एक कूली को देखा होगा आपने, और मैं एक समान गति में चलूं। मैं क्या चलूं? एक समान गति में चलूं। यानी यहां पर मैं चल रहा हूं 20 मीटर प्रति सेकंड से, यहां भी चल रहा हूं 20 मीटर प्रति सेकंड से, और यहां भी चल रहा हूं 20 मीटर प्रति सेकंड से। यानी मेरे तीनों ही स्थितियों में जो है मैं एक ही वेग से चल रहा हूं, एक ही चाल से चल रहा हूं, तो वहां पर मेरा त्वरण तो जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेटर की तो जरूरत पड़ा ही नहीं। अरे एक्सेलरेटर तो तब आता है ना जब अपनी स्पीड को बढ़ानी होती है। चल धन्नो, यूं घोड़े का एक्सेलरेटर क्या होता है, वो होता है ना रस्सा जो बंधा होता है, मारते हैं चाबुक उसको मारते हैं, चल धन्नो। तो त्वरण तो हमने यूज ही नहीं किया, तो घोड़ा क्यों तेज भागेगा? तो यहां या लगाम तो लगाया नहीं, तो वो क्यों रुकेगा? तो आप समझिए बात को। तो जब हमने त्वरण वहां पर हमारा शून्य हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लगातार एक समान गति से चलता भी रहूं और सामान भी ढोऊं, सामान भी ले जाऊं, तब भी मेरा जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। तब भी मेरा परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा, और मेरे द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो साइंस की भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो खैर मैंने संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में बता दिया है। एक बार स्क्रीन में मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि देखिए, किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों के परिणामी यदि शून्य होते हैं, उन बलों को संतुलित बल कहा जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों के परिणामी यदि शून्य होते, जितने बल लग रहे हैं सबको जोड़ने पर यदि शून्य हो रहा है तो वो परिणामी बल कहेंगे। और परिणामी बल के बहुत सारे चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए F बराबर एम ए, यहां पर जो है मैंने आपको बताया F बराबर एम ए। इस फॉर्मूले को देखिए, एम तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन ए जीरो हो सकता है। तो बल जीरो तभी हो सकता है जब त्वरण जीरो हो। मैं क्या कह रहा हूं, बल, इसको सबको मिटा के मैं एक बार समझाता हूं, सबको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, टोटल मिटा देता हूं। मेरी जो मेरा उद्देश्य होता है आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करवाना, समझाना। देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं ये कह रहा हूं कि F बराबर एम ए का फॉर्मूला है,
तो देखिए एफ कब जीरो होगा, ये एफ कब जीरो होगा, एम तो जीरो होने से रहा, दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका द्रव्यमान है, तो एम तो जीरो होता नहीं है, बच गया ए। यानी यदि ए जीरो होगा, ए जीरो होगा तभी जाके ये बल जीरो होगा, और ए दो स्थिति में जीरो होता है जो मैंने आपको बताया था, या तो वो विराम में रहे यानी रेस्ट में रहे, यू वी सब जीरो हो जाए, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी यानी जीरो बाई टी इज इक्वल टू जीरो, या तो एक समान चाल से चले, एक समान गति में हो, या तो वो एक समान गति में हो, एक समान गति का मतलब यहाँ u यहाँ v हर जगह एक ही वैल्यू आ जाए, तो a निकालेंगे तो v माइनस यू बाई टी यानी v माइनस वी बाई टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर निकालेंगे f इज इक्वल टू एम ए यानी m इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ f कितना आ गया, जीरो आ गया, और यहाँ पर f इज इक्वल टू एम ए यानी m इंटू जीरो यानी जीरो, तो यहाँ f कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, बल जो आप कहते हैं परिणामी बल वो शून्य दो स्थिति में होता है जब त्वरण जीरो होता है, तो त्वरण को पकड़ के रखना है आपको। एक्सेलरेटर जो होता है ना, एक्सेलरेटर का बड़ा काम है, देखिए एक्सेलरेटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करते, यदि गाड़ी रुका हुआ है, गाड़ी रुका हुआ है हम चला ही नहीं रहे हैं गाड़ी को, तो एक्सेलरेटर दबा के क्या करेंगे, पता चला गाड़ी रुका हुआ है खूब एक्सेलरेटर दबा रहे, कोई फायदा नहीं, क्यों दबा रहे हो, वहां तो ऑलरेडी सब जीरो 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 हो जाएगा और आप हीरो 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 हो। लेकिन जब एक समान गति में होगा, यानी एक ऐसे स्पीड में चल रहा है जहां पर कहीं भी उसका जो एक, यदि उसका 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, अगर वो 40 मीटर पर सेकंड है तो 40 मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ रहा है, 100 मीटर पर सेकंड है तो 100 मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ रहा है, मतलब बीच में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, जितना उसका चाल था उसी चाल से वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में भी एक्सीलरेटर की क्यों जरूरत पड़ेगा, मस्त है, एक्सीलरेटर को जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ए जीरो होगा तो एफ जीरो हो जाएगा। तो मैंने आपको संतुलित बल समझा दिया है और सारी चीजें क्लियर कर दी संतुलित बल के बारे में, कि किन केसेस में जो है ये चीजें होंगी और किन केसेस में नहीं होगी, ठीक है, और सारी चीजें क्लियर कर दी। आइए बात करते हैं असंतुलित बल की। असंतुलित बल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर प्रभाव डालने वाले सभी बलों के परिणामी यदि शून्य नहीं होते हैं, बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। ओ ले मेरे बाबू, किसी वस्तु पर प्रभाव डालने से मतलब सभी परिणामी यानी टोटल नेट फोर्स जो है शून्य नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। मतलब कितना दुखी मन से कहता है कि हम असंतुलित हैं, संतुलित नहीं है भाई। यानी कि जो बल हम लगा रहे हैं, हम बक्से को धक्का देने गए और हमने दो व्यक्ति मिलकर धक्का दे दिया, और बक्सा के अगर मान के चलिए कि 500 न्यूटन था और हमने 600 न्यूटन लगा दिया, बक्सा खिसक गया, तो क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। आप एक घर्षण बल के बारे में बताना चाहता हूं आपको, घर्षण बल के बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे। घर्षण बल क्या होता है, जहां भी, जैसे मान के चलिए ये मेरा हाथ देखिए, इस हाथ को मैं यहां पर रखता हूं, अब देखिए इस हाथ को यदि मैं नीचे की ओर ला रहा हूं, तो नीचे की ओर ला रहा हूं तो मेरा हाथ जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर मैं अपने हाथ को नीचे ला रहा हूं तो मेरे हाथ पर ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, मेरे गति के विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है, तो गति के विपरीत दिशा में कार्यरत बल, जो गति होगी। अब मैं अपने हाथ को बोला ना, मैं नीचे ला रहा हूं ऐसे, तो नीचे ला रहा हूं, इसका मतलब कुछ बल है जो मेरे हथेली पर ऊपर की ओर लग रहा है, और जो बल मेरे गति के विपरीत ऊपर की ओर लग रहा है वही घर्षण बल कहलाएगा, राइट। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जा रहा हूं, तो ऊपर की ओर ले जा रहा हूं तो भी मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसका मतलब यह है कि मेरा हाथ यदि ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर भी एक बल लग रहा है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। अगर ये चिकना होता तो घर्षण बल कम लगता, मैं ऐसे हाथ रखता, सटाक से नीचे आ जाता, यूं ऊपर चला जाता। हालांकि चिकना है, लेकिन ऐसा होता अगर यहाँ रुखड़ा होता, पत्थर होता तो और मुश्किल होता ले जाने में। तो घर्षण बल कहाँ कहाँ घर्षण बल आता है, देखिए घर्षण बल जब संतुलित अवस्था में होगा तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमेशा जो हम लाइफ में असंतुलित कहीं काम करते हैं, आप जो पैदल चलते हैं, आप जो चलते हैं, तो आपका जो पाँव होता है, ये देखिए, ये जो आप चलते हैं, ये जो आपका पाँव होता है इस तरह से, तो यहाँ जो आपका पाँव है, देखा जाए तो आप जो है पीछे की ओर चलते हैं। देखिए आप जब चलते हैं तो अपने पाँव को पीछे की ओर खींचते हैं, आप चल के देखिएगा जरा, आप खींचेंगे तो अपने पाँव को जो है ऐसे करके नीचे पीछे की ओर खींचते हैं, तो आप क्या लगाते हैं, इधर की ओर खींचते हैं, तो घर्षण बल इधर की ओर लगता है, ये घर्षण बल लगता है।
ये घर्षण बल होना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पहले पहले असंतुलित समझते हैं, क्या संतुलित और क्या असंतुलित है। अगर यहाँ संतुलित होगा और आपका पाँव यहाँ पर, आप नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि जितना घर्षण बल लग रहा है उससे ज़्यादा बल यहाँ पर आप लगा रहे हैं। ये जो आप बल लगा रहे हैं ना भाई, ये जो बल आप लगा रहे हो ना पाँव से, वो ज़्यादा लगा रहे हो घर्षण बल से। अगर कम होगा तो आप नहीं चल पाओगे। गाड़ी जो पहिया घूमता है, ये जो पहिया ऐसे करके घूमता है, तो पहिया ऐसे करके घूमता है, तो देख रहे हैं घूम के घूमते ऐसे घूमता है, यानी इधर की ओर पहिया ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, तो घर्षण बल इधर लगेगा, इधर घर्षण बल लग जाएगा, इधर घर्षण बल लग जाएगा। ये आपने जो है बाह्य बल लगाया, इसको बोलेंगे बाह्य बल, ये लग गया बाह्य बल। तब समझिएगा यहाँ पर असंतुलित बल है। ये क्यों असंतुलित बल है? क्योंकि इस घर्षण बल से बाह्य बल आपका ज्यादा है। समझिए घर्षण बल अगर 100 न्यूटन है और आपने 120 न्यूटन लगा दिया, तो इस 100 न्यूटन से इसका 100 न्यूटन कैंसिल हो गया, बच गया 20 न्यूटन। यही जो 20 न्यूटन है जो बच गया है, यही इस पहिए को घुमाने में मदद कर रहा है। अब यहाँ चलिए, है 100 न्यूटन, आपने लगा दिया 200 न्यूटन, पहिया और तेजी से घूमेगा। क्यों? क्योंकि 100 न्यूटन की इसकी औकात थी, आपने 200 न्यूटन लगा दिया, तो आपके 200 में से 100 न्यूटन ही काट सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो अब आपके पास कितना बच गया? 100 न्यूटन बच गया। तो 100 न्यूटन बच गया, तो आप 100 के घर्षण बल समझिए ना, एक राक्षस की तरह होता है। मान के चलिए कि आप राक्षस समझिए, लुटेरा समझिए, जो भी समझिए, आप 500 रुपया लेकर घर से निकले, गाँव में पहले जमाने में होता था ना, वैसे यहाँ मान के चलिए कि आप 500 रुपया अपने पॉकेट में लेकर निकले और रास्ते में आपको किसी ने क्या कर लिया, किडनैप कर लिया, या जबरदस्ती किसी भी तरीके से आपसे पैसा ले लिया। कहे कहाँ जा रहा है? अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, जरूर पैसा वैसा रखा होगा। अरे नहीं, पैसा सब कुछ नहीं रखे हैं, पकड़ो इसको, मारेंगे 2 थप्पड़ खींच के, पकड़ो इसको। और आपके यहाँ से जो है मान के चलिए वो 300 रुपया ले ले, तो 300 रुपया उसने ले लिया। अब 200 रुपया जो बचा है, उसी 200 रुपया में आपको खर्च करना है या जो भी करना है। तो बिल्कुल वहां पर भी ऐसा ही है, घर्षण बल जितना है, समझिए 100 न्यूटन घर्षण बल है, तो अगर आप 100 न्यूटन ही लगाएंगे, आपके पास 500 रुपया था और वो 5 के 500 रुपया यदि निकाल ले, तो आपके पास क्या बचा? जीरो है, जीरो बचा, कुछ ही नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर घर्षण बल 100 न्यूटन है और आपने भी 100 न्यूटन लगाया, तो फिर तो बात बराबरी का आ गया, वो तो संतुलित बल में इसमें चला जाएगा, असंतुलित में तो आया ही नहीं। असंतुलित बल का मतलब होता है कि एक बल दूसरे बल से ज्यादा होता है, या जितने भी परिणामी बल होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बल की वैल्यू आ जाती है, उसी को हम लोग असंतुलित बल के नाम से जानते हैं। तो दुनिया में मैंने बोला ना, जितने काम हो रहे हैं ना, या जहां जहां हो रहा है वहां असंतुलित बल का कमाल है, क्योंकि अगर असंतुलित बल नहीं होगा तो बड़ा काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने डिटेल में आपको संतुलित और असंतुलित के बारे में बताया, और हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि असंतुलित बल में जो है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कहाँ पर बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ। असंतुलित बल में बल कभी भी जीरो नहीं होता है। असंतुलित बल में, असंतुलित बल में F कभी भी जीरो नहीं होता है। तो F बराबर ma होता है। तो F बराबर ma का मतलब क्या हो गया? m तो कभी जीरो होने वाला है नहीं, m तो कभी जीरो होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ a को भी जीरो नहीं होना पड़ेगा। यानी कि जब असंतुलित बल का मतलब है कि त्वरण जीरो नहीं होना चाहिए भाई, त्वरण जीरो नहीं होना चाहिए, और संतुलित बल का मतलब है कि त्वरण जीरो हो जाएगा। संतुलित बल का मतलब है त्वरण जीरो हो जाएगा, और असंतुलित बल का मतलब है त्वरण जीरो नहीं होना चाहिए। और त्वरण कब नहीं जीरो होता आप बेहतर तरीके से जानते हो, यानी एक समान गति नहीं होनी चाहिए, या वस्तु विरामावस्था में नहीं होना चाहिए। इन दो स्थितियों को हटा देंगे तो बाकी सब जगह पर त्वरण हमारा मस्त फर्स्ट क्लास मिलता है। कई बार मैं सोचता हूँ मैं इतना डिटेल पता नहीं क्यों बताता हूँ, क्योंकि इतना डिटेल मैं वीडियो में बनाता हूँ, टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब देखिए ना, संतुलित बल था, असंतुलित बल था, मुझे वीडियो में शॉर्ट में बताकर मैं निकल जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को डिटेल में बताया ताकि मुझे लगा आपको क्लियरली इसको समझ में आ सके। तो कोई नहीं, आगे हम बात करते हैं। तो ये समझ लिया। आइए असंतुलित बलों के प्रभाव एवं उदाहरण जानते हैं। तो स्थिर वस्तु को चलाने के लिए हमें घर्षण के विरोधी बल की अपेक्षा अधिक बल से उसे ढकेलना होता है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, कोई वस्तु स्थिर है, बक्सा रुका हुआ था, उसको धक्का देना है, तो स्थिर वस्तु को चलाने के लिए जितना घर्षण बल लग रहा है उससे ज्यादा बाह्य बल आपको लगाना होगा। यदि हम अपने हाथ से सूटकेस को छोड़ते हैं तो गुरुत्व का असंतुलित बल उसके ऊपर प्रभाव डालता है
और सूटकेस भूमि पर गिर जाता है। ये भी एक पक्की बात है। अगर हम सूटकेस को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ हमें भारी कब लगती है, कोई भी चीज़ हमें भारी कब लगती है। अगर मान के चलिए धरती नीचे की ओर 100 न्यूटन से खींच रहा है और हम लगा रहे हैं 90 न्यूटन, तो 10 न्यूटन ज़्यादा है उसका, या हम लगा रहे हैं 95 न्यूटन और नीचे से खींच रहा है 100 न्यूटन, समझ रहे हैं आप? तो 5 न्यूटन तो फिर भी हम कम लगा रहे हैं तो हमें भारी लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये असंतुलन है कि नहीं? असंतुलन है। नीचे 100 और ऊपर की ओर 95, यानी अगर ऊपर लेंगे प्लस 95 और नीचे का दिशा माइनस, तो -100, दोनों को प्लस माइनस करेंगे माइनस, यानी आ जाएगा वो कितना? -5 आ जाएगा। तो -5 मतलब नीचे की ओर, माइनस बता रहा है नीचे की ओर 5 न्यूटन ज्यादा बल है उसके पास, तो इसको बोलेगा संतुलित बल, क्योंकि बल का मान प्लस में या माइनस में है, तो दिशा बताता है। फिर क्या है? यदि घर्षण का असंतुलित बल ना होता और वायु प्रतिरोध ना होता तो गतिमान साइकिल हमेशा के लिए चलती रहती। वाह, क्या बात कहा इन्होंने। देखिए, इमेजिन कीजिए घर्षण है ही नहीं, आप एक ऐसे सड़क पे साइकिल चला रहे हैं जहाँ घर्षण है ही नहीं और ना ही हवा का कोई विरोध है, यानी हवा भी एक विरोधी बल पैदा करती है ना आपके अपोजिट, ना हवा विरोध पैदा कर रही है और ना ही नीचे कोई घर्षण का बल है। एक बार आप साइकिल स्टार्ट करेंगे, इमेजिन कीजिए कि सड़क बहुत लंबा है जो खत्म ही ना हो, तो साइकिल तो रुकेगा ही नहीं। क्यों रुकेगा साइकिल? एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। भाई गाड़ियों में, साइकिल में जो हम ब्रेक लगाते हैं वो क्या करते हैं? नीचे का घर्षण बल ही तो हम बढ़ाते हैं, जमीन से जो टच होता है। तो घर्षण बल अगर ना हो, हवा का विरोध ना हो, तो क्या हो जाएगा? साइकिल चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। असंतुलित बल किसी वस्तु को गति में अथवा गतिमान वस्तु को विराम में ला सकती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु जो है गतिशील है और उसको विरामावस्था में लाना है, तो गतिशील है और विराम में लाना है तो भी असंतुलित बल का कमाल है, और यदि वो विरामावस्था में और गति में हमें लाना है तो भी ये असंतुलित बल का ही कमाल है। हेलो, जब हम वस्तु पर प्रभाव डालने वाले बल की बात करते हैं, जब किसी भी वस्तु पर बल डालने वाले बल के प्रभाव की बल की बात करते हैं, इसका अर्थ प्रायः असंतुलित बल होता है। सुविधा के लिए हम बार बार बल के साथ असंतुलित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब मैं बोलता हूं कि यार बता, मैंने उस पर ना 100 न्यूटन का बल लगाया और वो आगे बढ़ गया, तो भाई 100 न्यूटन का बल नहीं, 100 न्यूटन का असंतुलित बल लगाया मैंने। वो तो संतुलित में था ना, वो क्या था? संतुलित में था, लेकिन हमने क्या लगाया? असंतुलित बल लगाया। आपने देखा होगा नीचे पहिया लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं। व्हील्स क्या करता है? वो घूमता है, और घूमने की वजह से भारी भारी चीजों में क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है, जिससे हम हैवी चीजों को भी फर्श पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देते हैं। लेकिन जिन चीजों में व्हील नहीं होता, देखते हैं आपने सूटकेस को देखा, एक पुराने मॉडल होता था, आज भी आप यूज करते होंगे, थैले में सब डाल दिया, कितना भारी लगता है वो, एकदम ऐसे उठाते हैं, वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ता है, यानी धरती उसको खींच रही है। अब आपने वजन उसमें ज्यादा कर दिया है तो धरती उतना ही बल से नीचे खींचेगी, तो आपको उतना ही बल लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, और बहुत ज्यादा आप उसको ऐसे करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस में लाने के लिए कम से कम आप चाहते हैं कि आप उठा के ऐसे उसको पकड़ के रखें, कम से कम अपने हाथ में रखें कि भारी लग रहा है लेकिन पकड़ के खड़े हैं एकदम किसी तरीके से। तो यानी कि अगर धरती उस पर 200 न्यूटन नीचे की ओर खींच रही है तो आप भी 200 न्यूटन लगा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप यदि ज्यादा बल लगाएंगे तो बड़े आसानी से उसको उठा पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं घर्षण कम करने के लिए। अगर आप बिना पहिए के आप खींचेंगे उस बैग को तो खींच सकते हैं, पर बैग फट जाएगा, वो फट जाएगा, बैग खराब हो जाएगा, इसलिए चक्का लगा देते हैं। चक्का क्या करता है? घर्षण कम कर देता है और भारी भारी चीजों को हम मूव करवा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब हम बोलते हैं बार बार बल 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 बल, तो बल का मतलब हम बोलते हैं असंतुलित बल, असंतुलित बल, ना कि संतुलित बल। संतुलित बल कुछ जगह ही लगेगा, दो स्थिति में लगेगा, जब वस्तु विराम में हो। हेलो, ध्यान दो, जब वस्तु विराम में हो, कोई इस तरह आराम से बैठा हुआ है, कोई वस्तु रखा हुआ है, ये बोर्ड मेरा हिल नहीं रहा है, बोर्ड एक जगह रखा हुआ है, ये विराम में है। विराम में मतलब क्या है? इसमें कोई वेग नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई चाल नहीं है, तो त्वरण भी कुछ नहीं होगा। जब त्वरण ही कुछ नहीं है तो बल भी कुछ नहीं होगा। हाँ, मास इसका है, लेकिन त्वरण ना होने की वजह से बल 0 हो गया। या एक समान गति, ये मूव तो करे लेकिन एक ही वेग से, एक ही चाल से करे, तो यहाँ एक समान गति में त्वरण 0 होगा। केवल इन्हीं दो स्थितियों में संतुलित बल होगा, बाकी दुनिया की जितनी भी स्थितियां आएगी वहां पर सब जगह असंतुलित बल आएगा, असंतुलित बल आएगा। कोई तो सोच रहा है सर कितना बोलते हैं आप इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। कई बार मैं चेक करता हूं कि मैंने स्पीड बढ़ा तो नहीं दिया है यूट्यूब का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना जल्दी जल्दी आप बोलते हो, तो कई बार मैं मिस्टेक खा जाता हूँ।
मुझे लगता है कहीं मैंने स्पीड को 1.2 तो नहीं कर रखा है या 1.5 तो नहीं कर दिया है। खैर कोई नहीं, अगर आपको लगता है मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा बोलता हूँ, क्या है ना, बड़ा मज़ा आता है। और इन चैप्टर से तो मुझे प्यार है, बड़े प्यारे चैप्टर हैं ये, और इतना दिल खुश होकर पढ़ाता हूँ, एकदम मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा, और भी चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको। देखिए अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति के बारे में बात करते हैं। अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, और आप सब जानते हैं न्यूटन के बारे में। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। उतना तो अपने परदादा छड़दादा के बारे में नहीं जानते जितना कि न्यूटन के बारे में जानते हैं। भाई दुनिया बहुत स्वार्थी है। आप भी चाहते हो कि दुनिया आपको याद रखे, तो आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आपके काम की वजह से दुनिया को कुछ लाभ पहुंचे। अगर आप यूजलेस हो, आप किसी काम के नहीं हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो या आप मुझे जानते हो तो इसके पीछे भी आपका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि मेरे पढ़ाए जाने से आपका कुछ भला हो रहा है, और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा भी यहाँ कुछ स्वार्थ है कि चलो कुछ भविष्य में अर्निंग हो जाएगी, कुछ पॉपुलर हो जाऊँगा, कुछ बच्चों का वो भी हो जाएगा। अपनी नैतिकता अपने पास है, नहीं कहीं ना कहीं दुनिया जो है बड़ी स्वार्थी होती है। तो जो न्यूटन थे या जो दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, उन सबको दुनिया क्यों याद करती है? दुनिया इसलिए याद करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कुछ किए गए काम की वजह से हमें आज भी उसका लाभ मिलता है, तो हम उनको याद करते हैं। और मज़े की बात क्या है ना, मज़े की बात ये है कि साइंटिस्ट लोग, बड़े वैज्ञानिक लोग बड़े चालाक होते थे। इन्हें लगता था कि मेरा नाम न्यूटन है, आइजैक न्यूटन नाम था उनका, तो मान लो उनका न्यूटन सरनेम न्यूटन था, तो सोचते थे वो कि मेरा दुनिया में फिर नाम कौन लेगा। अगर वो मान लो लिखते केवल गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, बल का, मतलब ऐसे बोलते हैं बल का पहला नियम, बल का दूसरा नियम, बल का तीसरा नियम, या गति का नियम, मान के चलिए कुछ इस तरह से वो बोलते हैं, गति का प्रथम दूसरा, जो भी कुछ वो बोलते, XYZ कुछ भी बोलते, तो आपको अलग से याद करना पड़ता इस फलाने वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, तो आप भूल भी सकते थे। तो ये वैज्ञानिक लोग इतने चालाक है, ये लोग क्या दिमाग लगाते हैं, कहते क्यों ना अपने नाम से ही रख लें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन के गति का पहला नियम। जैसे मान लो किसी का नाम रमेश है, तो रमेश के गति का प्रथम नियम, रमेश के गति का द्वितीय नियम, रमेश के गति का तृतीय नियम। किसी का नाम मुकेश है, मुकेश के गति का प्रथम नियम, मुकेश के गति का द्वितीय नियम, मुकेश के गति का तृतीय नियम। तो वैसे ही न्यूटन ने कहा बेटा अलग से नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने नाम के साथ में तीनों नियम तुम्हें देता हूं। तो क्या कहा न्यूटन ने? न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने बेहतरीन तरीके से बताया था। वो कहते हैं कि एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब उनके जो सर पे आके गिरा, तो वो इस सोच में पड़ गए कि आखिर ये सेब नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों गिरा। और बहुत सारे विद्यार्थी, मैं इतने टीचिंग एक्सपीरियंस में हूँ, अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर न्यूटन को वहाँ बैठना जरूरी था क्या, या उसी टाइम सेब को गिरना जरूरी था क्या? अरे मतलब मैंने बोला ऐसा क्या दिक्कत हो गया बेटा, क्या दिक्कत है? अरे न्यूटन ने दिया, कितना डेवलप। अरे सर आप समझोगे नहीं, उस सेब के गिरने की वजह से न्यूटन को सोचना पड़ा, और उनकी सोच की वजह से एक बहुत बड़ा थ्योरी स्टार्ट हुआ और वो हमारे सिलेबस में आ गया। तो वो उन लोगों को आज भी कई विद्यार्थियों को ये लगता है कि आखिर न्यूटन उस दिन उस पेड़ के नीचे ही क्यों बैठे थे और वो सेब गिरा क्यों था। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जो सेब था उतना न्यूटन ने क्यों सोचा, ये क्यों नीचे क्यों गिरा, मैं तो सीधा खा जाता हूँ, खत्म। खैर, तो न्यूटन के 3 नियम दिया है गति का, दिया है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अब ये तीनों नियम है ना, बड़े कुछ इस तरीके से हैं। जैसे मान लो 3 भाई है, एक परिवार में 3 भाई है और तीनों भाई का अलग अलग नेचर है। अच्छा, पहला भाई जो है वो मतलब बोलते हैं ना, एक इंसान होता है सनकी टाइप का इंसान होता है। वो सनकी टाइप का इंसान का मतलब होता है, उस कोमा का मरीज देख लीजिए या सनकी टाइप का मरीज देख लीजिए, दोनों में आप विशेष फर्क नहीं देखेंगे। कोमा के मरीज को आप मिर्ची भी खिलाते रहेंगे तो मिर्ची आराम से खाता रहेगा, 2 किलो खिला दीजिए चाहे 5 किलो खिला दीजिए, आँख से आंसू आएगा लेकिन बोलेगा नहीं। और सनकी टाइप का जो इंसान होता है वो भी ऐसा ही होता है, एक काम को वो स्टार्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो इसका इच्छा नहीं होगा तब तक उस काम को वो करता रहेगा। अच्छा, तो पहले भाई का नेचर, जो पहला भाई बड़ा भाई है वो थोड़ा सनकी है, इस परिवार का जो पहला बेटा है वो सनकी है। बात करते हैं दूसरे बेटे की, जो दूसरा बेटा है उसका वो बहुत ही आदर्शवादी है।